नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक स्कूल टीचर की दुख भरी कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अंतिम पीरियड था। मैं 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। तभी हाथ में रजिस्टर लिए हुए कमला ने क्लासरूम में प्रवेश किया। वह जल्दी में थी। आते ही बोली, मैडम जी जल्दी से साइन कर दीजिए, छुट्टी से पहले मुझे और कमरों में भी यह आदेश घुमाना है। मैं बोली, बिना पढ़े कैसे साइन कर दूं? इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं है, छुट्टी के बाद रुकना है। प्रधानाचार्य जी ने आदेश दिया है, वह मीटिंग लेंगी। मैंने सरसरी निगाह से आदेश पंजिका में लिखे आदेश को पढ़ा और हस्ताक्षर कर दिए। सोचने लगी, आज घर जल्दी जाना चाहती थी पर अब देर से पहुंचूंगी। छुट्टी के बाद जब मीटिंग हॉल में पहुंची तो देखा कि प्रधानाचार्य जी कुर्सी के पास ही दूसरी कुर्सी पर एक नवयुवती, उम्र यही कोई 30 वर्ष के लगभग, बैठी हुई है। तीखे नाक नक, सौम्य वेशभूषा और चेहरे पर उदासी लिए हुए गंभीरता, कुल मिलाकर के ऐसा आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। प्रधानाचार्य जी औपचारिक संबोधन के तुरंत बाद बोले, ये हैं अर्पणा, जीव विज्ञान प्रवक्ता, मुरादाबाद से स्थानांतरित होकर आई हैं। 2 महीने से ही इनकी प्रतीक्षा थी। इस कॉलेज में इनका स्वागत है। कल से यह हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। धीरे धीरे विद्यालय के तौर तरीके समझ जाएंगी। इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। सुगंधा जी, आप इन्हें इनका टाइम टेबल दे दीजिए। मेरी ओर देखते हुए प्रधानाचार्य जी बोले। जी सर, मैंने उत्तर दिया। कुछ और आवश्यक विषयों पर संक्षिप्त निर्देश देकर के प्रधानाचार्य जी ने मीटिंग जल्दी ही समाप्त कर दी। दूसरे दिन कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले मैंने अर्पणा को बुला करके उसका टाइम टेबल नोट कराया। धीरे धीरे अर्पणा के साथ में मेरा मेल जोल बढ़ने लगा। ना जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसके साथ मेरा आत्मीयता का संबंध हो गया। आइए दीदी, खाने का समय हो गया है। मध्यावकाश में उस प्यारी सी लड़की ने अपनी लैब से मुझे पुकारा। उसका दीदी कहना मुझे बड़ा सुखद लगा, अन्यथा सभी मुझे मैम कहकर ही पुकारते थे। उस दिन मैं खाना नहीं लाई थी। उसकी रोटी खा करके उसे भूखा क्यों रखूं? मैं सोच ही रही थी कि वह समझ गई और बोली, कोई बात नहीं दीदी, आइए ना, आधा आधा ही बांट कर खा लेते हैं। अभी के लिए काफ़ी है, बाद में चाय के साथ कुछ मंगा लेंगे। मेरा और उसका छठा वादन खाली था। उसने खुद ही कमला को बुलाकर चाय के साथ लाइट स्नैक्स मंगा लिया और मेरे पास परीक्षा कक्ष में आकर के बैठ गई। एक चाय उसने कमला को भी पकड़ा दी। मैं पैसे देने लगी तो बोली, नहीं दीदी, आज पहला दिन है, आज तो आप मेरी तरफ से चाय पीजिए, और धीरे से मुस्कुरा दी। अर्पणा पहले ही दिन से मेरे मन में बस गई थी। सूरत तो मोहिनी थी ही, सीरत भी बड़ी प्यारी लगी। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आती गई। जो भी ड्यूटी उसे सौंपी जाती थी बहुत ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में उसे पूरा करती थी। मुझे उसकी यही बात बहुत अच्छी लगती थी। अब शादी कर लो अर्पणा, तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक है। एक दिन मौका देखकर मैंने उससे कहा, उम्र तो 5 साल पहले ही हो गई थी दीदी, अब तो तलाक शुदा हूँ और दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नज़र नीचे करते हुए मुझसे बोली। उसकी बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझे तो लगता ही नहीं था कि वह शादीशुदा है। इतने दिनों में हम दोनों के बीच बातें तो बहुत होती थी पर मैंने कभी उसके परिवार के बारे में पूछा ही नहीं और उसने भी कभी इस प्रकार की चर्चा ही नहीं की। वैसे भी वह मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे घर परिवार के बारे में पूछना कुछ अजीब सा ही लगता था। हम दोनों के बीच अधिकांशतः औपचारिक बातें ही
हुआ करती थी। जब कभी फुर्सत में बैठते थे तो कॉलेज से संबंधित पढ़ाई लिखाई की बातें अन्यथा राजनीति और सामाजिक विषयों पर ही चर्चा कर लेते थे। अधिकतर वह अपनी लैब में बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी और मैं भी परीक्षा कक्ष में बैठकर परीक्षा संबंधित कार्यों को करती रहती थी। समय मिलने पर वह मेरे पास परीक्षा कक्ष में आकर के बैठ जाती थी। मुझे काम करते देख करके कहती थी, दीदी आप खाली पीरियड में भी कुछ न कुछ करती रहती हैं, मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी आपका सहयोग करूंगी। अरे अपनी क्लास पर ध्यान दो, 1 महीने बाद ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, बच्चों का कोर्स कंप्लीट करवाओ। मालविका के ट्रांसफ़र पर चले जाने के बाद 2 महीने तक तो उनकी पढ़ाई हुई ही नहीं है। अब तुम आ गई हो तो उन्हें अच्छे से तैयारी करा दो, तुम्हारे थोड़े से परिश्रम से बच्चों का भविष्य बन जाएगा। उस दिन घर आकर के मैं अर्पणा के बारे में ही सोचती रही। कहीं से भी नहीं लगता था कि वह तलाकशुदा है। एक गंभीर सी शांति तो उसके चेहरे पर नजर आती थी, परंतु वह अपने अंदर इतना दुख समेटे हुए है यह नहीं पता था। कई बार किसी के साथ ऐसा भी घटित हो जाता है जो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता है। अर्पणा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इतनी अच्छी नीयत और सुलझे हुए चरित्र वाली अर्पणा तलाकशुदा है, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने उस दिन तो अर्पणा से इस विषय में कुछ नहीं पूछा, परंतु उसका तलाक क्यों हुआ, क्या कारण था, यह जानने की मेरी उत्सुकता बनी रही। जब से मुझे यह पता चला कि अर्पणा तलाकशुदा है, मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैं जल्द से जल्द उसके विषय में सब कुछ जानना चाहती थी। मुझे उससे छोटी बहन जैसा स्नेह हो गया था और मैं चाहती थी कि उससे पता करके उसकी परेशानी समझकर उसकी कुछ मदद करूं। 2-3 दिन हो गए मेरी उससे कॉलेज में केवल हाय हेलो ही हो पाती थी, एक साथ बैठने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी एक दिन अचानक बड़ी उदास सी वह मेरे पास आई और बोली, दीदी प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर कहा है कि मैं छुट्टी के बाद में बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लूं। इतना कहकर वह चुप हो गई। तो इसमें दिक्कत क्या है, मैंने कहा। बीच में काफ़ी दिनों तक बच्चों की क्लास नहीं हो पाई थी, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहा होगा। मैं समझ गई थी वह छुट्टी के बाद अकेले नहीं रुकना चाहती। उसकी परेशानी भांप कर मैंने कहा, तुम कल से एक्स्ट्रा क्लास लेना, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। मेरी बात सुन करके वह बच्चों की तरह मेरे गले से लिपट गई। दीदी आप कितनी अच्छी हैं, मेरी परेशानी बिना बताए ही समझ गई। हम दोनों छुट्टी के बाद कॉलेज में रुकने लगी। एक्स्ट्रा क्लास के बाद मैं हम दोनों के साथ साथ ही घर जाती थी। उसका घर मेरे रास्ते में ही पड़ता था। मैं उसको छोड़ते हुए अपने घर चली जाती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, अर्पणा आज मेरे घर चलो, मेरा घर देख लेना, कभी ज़रूरत पड़े तो आ सकती हो। वह मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। घर आकर हम दोनों ने साथ ही खाना खाया और फिर बैठकर आपस में बातें करने लगी। मेरे दोनों बच्चे भी अभी कॉलेज से नहीं लौटे थे और पतिदेव ऑफिस में थे, वह शाम को आते थे। बैठे बैठे अचानक वह बोली, दीदी आप जानना चाहती थी कि मेरा तलाक क्यों हुआ। हाँ अर्पणा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ तो मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कुछ देर हम दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर उसने बताया कि उसके पति को कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते थे। शादी के समय यह बात उनसे छुपाई गई थी। ससुराल पहुंचकर कुछ दिनों बाद उसे यह बात पता चली। यह बताते हुए वह रो पड़ी। सोचा था जैसे तैसे निभा लूंगी। इस बारे में मेरे बड़े भाई को पता चला जो यूएस में रहते हैं। कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर के इंडिया आए। उन्होंने दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में उन्हें दिखाया। वहाँ उनका इलाज भी चल रहा था। वह कुछ ठीक होने लगे थे, परंतु उनके घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे ससुर तो मेरे पति को जरा सी बात पर लोहे की छड़ से पीटते थे, जैसे वह चाहते ही नहीं थे कि उनका बेटा ठीक हो। मेरी सासू माँ ने कभी भी डट करके उनका विरोध नहीं किया था।
वह कुछ बोलने को मुंह खोलती तो ससुर भी उन्हें गाली गलौज करके चुप कर देते थे। वह निरीह लाचार सी यह सब देखती रहती थी। मेरे बड़े भाई ने बहुत कोशिश की। कुछ दिनों के लिए मेरे पति आशीष को अपने साथ घर ले आए, परंतु ससुर जी इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। कुछ दिन इंडिया रह करके बड़े भाई यूएस वापस चले गए। आखिर कितने दिनों तक हमारे साथ यहाँ रहते। अब घर में केवल माँ और छोटा भाई ही बचा था। पापा जी पहले ही हार्ट अटैक में चल बसे थे। मेरी शादी उन्होंने बड़े अरमानों के साथ बड़े धूमधाम से की थी। अपनी इस इकलौती बेटी के विवाह में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरा परिवार बहुत खुश था, परंतु जब उन्हें आशीष के पागलपन के विषय में पता लगा तो उन्हें बहुत सदमा लगा। इस बात के लिए वह अपने को ही दोषी मानने लगे थे। मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि विधाता ने मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मुझे ही भोगना है। कहते कहते अर्पणा रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया, पानी पिलाया। कुछ देर तो वह शांत बैठी रही, पर जैसे आज वह मुझे सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। वह पुनः बोली, दिन प्रतिदिन ससुर जी का व्यवहार पति के प्रति उग्र होता जा रहा था और इसका परिणाम यह था कि उन्हें और अधिक पागलपन के दौरे पड़ने लगे। एक रात तो ससुर ने उनको इतना मारा कि वो घर से भाग गए। कई दिन बीत गए पर वह नहीं लौटे। सभी रिश्तेदारों में उनकी खोज खबर ली गई, परंतु कहीं भी सुराग नहीं लगा। बड़े भाई ने कहा कि समाचार पत्र में सूचना निकलवा दो और थाने में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो, परंतु ससुर जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और सासू माँ दोनों ही प्रतिदिन उनके लौटने का इंतजार करती रही। दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि जल्दी ही वह लौट आए, पर शायद विधाता ही भी हमसे नाराज थे। मैं और इंतजार कर लेती, परंतु इसी बीच कुछ ऐसा घट गया कि मैंने अपने घर वापस आ जाना ही बेहतर समझा। अर्पणा रुधे स्वर में बोली। मैंने पूछा, क्या घट गया था ऐसा? अर्पणा अपने बारे में सुनाती जा रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि पति का पागलपन के दौरे, फिर पति को पीटते देखना कितना सहा होगा इस लड़की ने। वह आगे बोली, साल भर में मैं वहाँ पर रही पर माँ नहीं बन पाई, इसलिए ससुर जी ने अपने साथ संबंध बनाने को मजबूर करने लगे। वंश चलाने की चिंता उन्हें सताने लगी। मैं उनके इकलौते बेटे की पत्नी जो थी। क्या? उसकी बात सुन करके मैं चौंकी। वंश चलाने वाली बातें अक्सर महिलाओं के मुंह से तो सुनी है, पर एक आदमी वंश के बारे में चिंता करने लगे, यह मैं तुमसे सुन रही हूँ। ओह, तुम्हारे ससुर किस हद तक गिर चुके थे? तुम्हारी सासू माँ को इस बारे में पता था क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहा? हाँ दीदी, मेरी सासू माँ को इस बारे में पता चल गया था। उन्होंने इसका विरोध भी किया। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। अगर वह ना होती तो मैं उस नरक से बचकर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मेरे ससुर को सीधे सीधे समझाया, परंतु जब वह नहीं माने तो उन्होंने धमकी दी थी कि यदि वह अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे तो वह पुलिस को खबर कर देंगी। पुलिस के डर से ससुर जी शांत हो गए। वह अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सके। बाद में मैं समझी कि वह मेरे पति को क्षण से क्यों पीटते थे। मेरे पति मंद बुद्धि थे और कभी कभी उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। ससुर जी उनके साथ बर्बरता का व्यवहार करके उन्हें और अधिक लाचार और विक्षिप्त बना करके पागल खाने में भेजना चाहते। इसकी नौबत नहीं आई, इससे पहले ही वह घर छोड़ करके भाग गए। ससुर जी के बहुत विरोध करने के बावजूद सासू माँ ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। इस तरह से मैं वहां से निकल सकी। आपको एक बात बताऊं दीदी? क्या? दीदी, आशीष मुझे बहुत प्यार करते थे, भले ही उनको पागलपन के दौरे पड़ते हों, परंतु वह इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। वास्तव में तो मैं भी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं पति के पूरी तरह ठीक होने से पहले मेरा परिवार बढ़े। अब सोचती हूँ कि यदि मैं ऐसा ना करती तो क्या पता आज किस हाल में होती। क्या बच्चे के साथ मैं घर छोड़ पाती? कई बार ईश्वर भी सही समय पर सद्बुद्धि दे देता है। यह सब बात सुन करके मैं हैरान रह गई। आखिर कुछ लोग इतने स्वार्थी और धोखेबाज क्यों होते हैं? पागल बेटे के साथ इस हंसती खेलती भोली भाली लड़की को बांधकर बेचारी का जीवन तबाह कर दिया। यह सब मैंने टीवी सीरियल और कहानियों में तो देखा पढ़ा था,
परंतु आज अर्पणा के मुख से वास्तव में घटित होते हुए सुन लिया। अर्पणा बोलती जा रही थी, 2 वर्ष तक मैं मायके में रही, नौकरी की तलाश करती रही। जब 2 वर्ष नौकरी करते हुए हो गए हैं, मन को थोड़ी तसल्ली है कि किसी पर बोझ नहीं हूँ। दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा। क्या सोचा था, कई जगह से बात भी चली, परंतु आगे नहीं बढ़ पाई। दीदी, यह तलाकशुदा का ठप्पा इतना घिनौना है कि सोने की कीमत भी मिट्टी के भाव हो जाती है। मेरे माता पिता ने मुझे एमएससी बीएड कराया, उसके बाद ही मेरी शादी की थी। ससुराल में नर्क भोग कर वापस आई तो साल भर में ही मैं मिट्टी हो गई। मेरे पिता की उम्र के विधुर के रिश्ते भी आने लगे, जिनके अपने बच्चे की मेरी उम्र के थे, और मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। कोई भी हाथ पकड़ करके ले जाए, इतनी सस्ती हो गई मैं कि किसी को भी हासिल हो जाऊं। इतनी लाचारी की हर कोई तरस खाए। मेरे पिता मेरी यह दुर्दशा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर समय मेरे बारे में ही सोचते थे। मेरे ससुराल वालों ने उन्हें धोखा दिया था। एक दिन सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उन्हें इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ा। अर्पणा के मुख से यह सारी बातें सुन करके मुझे एहसास हो गया था कि जीवन इतना भी सरल नहीं है। कुछ लोग छोटी सी उम्र में ही कितना कुछ भोग लेते हैं, इसके आगे पूरा जीवन पड़ा है, कैसे बिताएगी या। अर्पणा मुझसे सहानुभूति पा करके अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देना चाहती थी। वह कहती जा रही थी और मुझे सुनती जा रही थी। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दोनों बच्चे कॉलेज से घर लौट आए थे। पति देव के भी आने का समय हो रहा था। अर्पणा बोली, दीदी अब मैं चलती हूँ, बातों बातों में बहुत देर हो गई है। मेरी वजह से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जीजा जी से फिर कभी मिल लूंगी, कह करके वह उठ खड़ी हुई। मैंने सुना था कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर कटता तो आखिरकार खरबूजा ही है। यही बात है, पुरुष स्वयं पत्नी का त्याग कर दे या पत्नी किसी कारणवश पति का त्याग कर दे, तलाकशुदा का ठप्पा स्त्री को ही लगता है। पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता है, कुछ समय बाद ही पुरुष का दोष तो नगण्य हो जाता है। स्त्री ही इस बोझ को ढोती है। अर्पणा चली गई थी, परंतु पीछे बहुत से प्रश्न मेरे मन में छोड़ गई थी। अकेले कैसे काटेगी यह अपना जीवन? क्या वह दूसरे विवाह के लिए तैयार होगी? कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आसान नहीं है अर्पणा को दूसरे विवाह के लिए तैयार होना। अर्पणा का रूप, रंग, पढ़ाई लिखाई, मधुर स्वाभिमान देखकर विचित्र सी पीड़ा होती थी। कुदरत ने अर्पणा के साथ ऐसा उपहास क्यों किया, सोच करके मन उद्वेलित हो उठता है। अर्पणा कभी कभी मेरे साथ घर आ जाती थी। एक दिन हम दोनों लान में बैठे हुए थे। कुछ दिनों से वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मैंने उसे चिंतित देख कहा, अर्पणा देख रही हो, इस लान में दोनों तरफ मैंने एक साथ पौधे लगाई, खाद डाली, लगातार इन पौधों की सेवा कर रही हूँ। फिर भी एक तरफ के पौधों में फूल हैं तो दूसरी तरफ के बिना फूलों के। जानती हो क्यों? वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, अतः मौन रह करके सुनती रही। मैं फिर बोली, देखो इस तरह के पौधों पर धूप आती है और धूप संघर्ष का प्रतीक है, इसलिए वह पौधे फूलों से लदे हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उसका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। हर इंसान का जीवन में संघर्ष का मुस्कान के साथ स्वागत करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे 5 वर्ष कितने संघर्ष में बीते हैं और आगे भी यह संघर्ष कब तक जारी रहेगा कुछ पता नहीं है। जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मेरी बात सुन करके वह मुस्कुरा दी। अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली थी। मैं परीक्षाओं की तैयारी में लगी हुई थी। इधर अर्पणा भी बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थी। जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाली थी। उसने बताया कि उसे परीक्षा की तिथि मिल गई है, 2 दिन बाद ही प्रयोगात्मक परीक्षा है। वह मुझसे बोली, दीदी परीक्षा वाले दिन क्या आप छुट्टी के बाद रुक जाएंगी? पता नहीं कितना समय लगे। परीक्षक ने कहा है कि वह उसी दिन सारे बच्चों की परीक्षा लेना चाहते हैं। अर्पणा के साथ रहते हुए उसके मन के भावों को मैं अच्छी तरह से समझने लगी थी।
वह छुट्टी के बाद में अकेले किसी भी पुरुष शिक्षक के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगी। परीक्षा वाले दिन मैं उसके साथ रुक गई थी। परीक्षा अच्छी तरह से संपन्न हो गई। एक दिन छुट्टी के बाद अर्पणा से कोई मिलने आया। अर्पणा उस समय एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी, इसलिए वह मुझसे ही बात करने लगा। उसने बताया कि अर्पणा की मौसी के साथ उसकी जान पहचान है। उन्होंने अर्पणा के लिए एक रिश्ते की बात चलाई थी, उसी के सिलसिले में वह बात करने आया। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। अर्पणा का भी अपना घर हो, यह इच्छा कहीं गहरी मेरे मन में भी समा चुकी थी। उसके भावी पति के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई। मैंने पूछा, क्या काम करता है लड़का? जी, शिक्षा विभाग में है, अच्छा वेतन है, ऊपर से काफी कमा लेते हैं, कुंवारा है, तलाकशुदा है। कुछ महीने पहले ही पत्नी दिमागी तौर पर अस्वस्थ थी, अपनी मनमर्जी करती थी, किसी का कहना नहीं मानती थी। बड़ी मुश्किल से ले दे करके छुटकारा मिला है। क्लास खत्म करके जब अर्पणा आई तो उसने उसके साथ भी पूरी बात की। अर्पणा उसकी बात सुनती रही, कोई जवाब नहीं दिया। उसके चले जाने के बाद मैंने अर्पणा को कुरेदा। अर्पणा ने गर्दन हिलाकर नकारात्मक भाव दर्शाया। मैंने कहा, एक बार मिल करके देखने में क्या हर्ज है अर्पणा? वह बोली, 40 साल का आदमी है वह, और तलाक एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। दो औरतें जिसे छोड़ करके चली गई हों, क्या पता उसके साथ तीसरी की भी निभ ना सके। मौसी कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि मैं इससे बात करके देख लूं। मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की तो वह खुद ही मुझसे बात करने यहाँ तक चले आए। मौसी मेरा बुरा नहीं चाहती, पर चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी दोबारा मेरा घर बस जाए। परंतु मेरा भी तो अपना जीवन है, कैसे आंखें बंद करके किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लूं। उसका मानना है कि अभी तो मेरी उम्र है, कुछ दिन बाद वह दूसरा विवाह भी मुश्किल से हो जाएगा, फिर मैं पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे बिताऊंगी? दीदी आप ही बताइए, क्या जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता है उनका जीवन नहीं कटता है? मैंने उसे समझाया, अर्पणा तुम्हें क्या पता उनके जीवन में कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। उनसे बात करके देखो, तब उनकी व्यथा पता चले। तुम खुद देखो, क्या तुम सारी उम्र अकेले रह करके काट सकती हो? माँ तुम्हारा कब तक साथ देंगी? छोटे भाई और बड़े भाई की अपनी गृहस्थी होगी, या तो तुम उनके साथ रहो, और फिर इसकी भी क्या गारंटी है कि उनके साथ में सामंजस्य बिठा पाओगी या नहीं? सुन करके वह चुप हो गई। कुछ देर बाद वह बोली, मुझे समझ नहीं आता है कि आंखें बंद करके कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। लगता है अब आगे का जीवन तो अकेले ही बीतेगा दीदी। 5 सालों में ना जाने कितने लोगों को आजमा चुकी हूँ। लोग मेरे ऊपर तरस खाते हैं या फिर मुझ पर एहसान जताते हैं। तलाकशुदा ऐसा शब्द है जो पूरा तरह से मरता भी नहीं है। धीरे धीरे यह जहर सारी उम्र मारेगा मुझे। समाज और परिवार के लोग तरह तरह से ताने देते हैं, कहते हैं शादी किस्मत का खेल है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। क्या पति से तलाक होने का मतलब है कि अब औरत का जीवन बेकार हो गया? क्यों मुझे हर समय यह बताने की कोशिश की जाती है कि साथी के साथ जीने अथवा मरने के अलावा किसी महिला का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है? महिलाओं की अपनी कोई वैकल्पिक दुनिया नहीं है। महिलाओं का पूरा जीवन पुरुष और परिवार की जरूरत को पूरा करने के इर्द गिर्द ही रह जाता है। तुम ठीक कह रही हो अर्पणा, परंतु समाज की इस व्यवस्था को बदलना इतना आसान भी तो नहीं है। माँ और भाई कब तक तुम्हारा साथ देंगे? दोनों भाई अपनी अपनी घर गृहस्थी में रम जाएंगे और फिर तुम्हें कौन देखेगा? माँ का कोई भरोसा नहीं है कब साथ छोड़ दें। फिर तुम किसकी तरफ हाथ बढ़ा करके कहोगी कि यह मेरा है? माँ या भाई तो अभी भी मेरे साथ नहीं है। पिताजी के गुजर जाने के बाद से माँ तो गुमसुम ही रहती हैं। बड़े भैया यूएसए में हैं और छोटे भाई को अभी इतनी समझ नहीं है, वह अभी अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता है। दीदी सच पूछो तो मुझे देखने वाला आज भी कोई नहीं है। अकेलापन काटने को नहीं दौड़ता क्या? काटने को दौड़ता है दीदी। भला कौन है जो मेरी तरह उजड़ा रहना पसंद करता है? बाहर निकलती हूँ तो लोगों की घूरती हुई नजरें जैसे मुझे अंदर तक तार तार कर देती हैं। मगर मैं क्या भी करूँ? क्या स्वाभिमान और विवेक ताक पर रखकर एक पत्थर की तरह जीना शुरू कर दूं? 2 साल पहले बुआ ने भी एक रिश्ता सुझाया था। वह विधुर और 2 बच्चों का पिता था। उसकी पहली मांग यही थी कि नौकरी छोड़ दूं। वह मैंने नहीं मानी। अपनी रोटी रोजी भी छोड़ दूं तो आगे का क्या पता है।
उसकी उजड़ी गृहस्थी में रच बस जाऊंगी या नहीं, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझे स्वीकार कर भी पाएंगे या नहीं। बस यही सोच करके मैंने मना कर दिया तो बुआ को बहुत बुरा लगा था। काफी दिनों तक तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। अब वह केवल राजी खुशी ही पूछ लेती हैं, वह भी तब जब मैं खुद उनसे बात करती हूँ। जिस तरह बुआ नाराज हो जाती हैं वैसे ही अब मौसी भी मुझसे नाराज हो जाएंगी, साथ ही मान भी नाराज होंगी, सो अलग। धीरे धीरे सभी कट गए हैं मुझसे। एक तरह से वह बहुत सही कह रही थी। उसकी बात सुन करके मैं चुप हो गई। कॉलेज में वार्षिक उत्सव का तैयारियां चल रही थी। मध्यांतर में सभी खाने पीने और गपशप करने में मस्त थे। अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी थी, इसलिए बच्चे भी निश्चिंत होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। किसी को भी क्लास लेने की जल्दी नहीं थी। प्रिंसिपल साहब ने भी थोड़ी छूट दे रखी थी। तभी अचानक अर्पणा ने मेरे पास आकर कहा, दीदी घर से छोटे भाई का फोन आया है, माँ की तबीयत खराब है, मुझे वहाँ जाना होगा। तुम अभी प्रिंसिपल साहब से जाकर के मिल लो, अभी तुम्हारे पास आकस्मिक लीव तो बाकी ही होगी। हाँ, 6 छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो फिर घर जाओ और जाने की तैयारी करो। 2-4 दिन के लिए वहाँ रुक जाना, जब तक माँ की तबीयत ठीक ना हो जाए मत लौटना। उसको घर जाने का अवसर मिल रहा है, यह सोचकर मुझे खुशी हो रही थी। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह लेगी तो उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। अर्पणा घर चली गई और 5 दिन बाद लौटी। आकर के उसने बताया कि माँ को कई दिनों से बुखार आ रहा था, दवा लेती थी तो उतर जाता था, ना लेने पर फिर से हो जाता था। डॉक्टर को दिखाया तो टाइफाइड निकला। दवा लेने पर अब पहले से ठीक है, पर कमज़ोर बहुत हो गई हैं। मैंने घर का काम करने के लिए एक मेड का इंतजाम कर दिया है। उन्हें सख्त हिदायत देकर आई हूँ कि जब तक ठीक ना हो कोई काम मत करना। बड़े भैया को भी खबर कर दी थी, उन्होंने माँ के इलाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भिजवाए हैं। अर्पणा, क्या मौसी ने उन्हें बताया कि तुमने उनके भेजे हुए रिश्ते को मना कर दिया है? पता नहीं दीदी, इस बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। शायद मौसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। अभी मैंने भी बताना उचित नहीं समझा, परंतु जब उन्हें यह पता लगेगा कि तो बहुत दुखी होंगी। मुझे देखकर वह अक्सर ही उदास हो जाती हैं। कहती हैं, बेटा हर समय मुझे तेरी ही चिंता रहती है। मेरे जीते जी तू अपनी गृहस्थी बसा ले तो मैं शांति से मर सकूं। मैंने उनसे कहा, माँ एक बार मैंने गृहस्थी बसा कर देख ली है, अब दोबारा यह सब सहने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं जब लौटने लगी तो बड़ी निरीह नज़रों से मुझे देख रही थी। आखिर माँ है ना, अंदर ही अंदर घुट रही थी। बेटी का दुख उन्हें सता रहा था। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना अर्पणा के विवाह के लिए अखबार में विज्ञापन दे दिया जाए। मैंने अपने मन की बात अर्पणा से कह दी। अर्पणा, अखबार में विज्ञापन देकर देखें। वह कुछ नहीं बोली तो मेरी हिम्मत आगे बढ़ी और मैंने कहा, अखबार में दे करके देखते हैं, अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। जरूरत ही हमें एक दूसरे से बांधती है। एक दूसरे की जरूरत बनकर भी तो जिया जा सकता है। कुछ पल के लिए अर्पणा मेरी ओर ताकती रही, फिर उसने हामी में सिर हिला दिया। हम दोनों ने मिलकर के विज्ञापन के लिए अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख करके तैयार कर ली। दूसरे ही दिन एक ख्याति प्राप्त अखबार में विज्ञापन दे दी। 1 सप्ताह बाद जवाब में पत्र आने शुरू हो गए। हम दोनों फुर्सत में बैठ करके उन्हें पढ़ती और फिर उन पर विचार करती। अधिकांश पत्र विधुर के ही होते थे। कोई उम्र में बहुत बड़ा होता तो किसी के बच्चे अधिक होते। कोई नौकरी छोड़ने की बात कहता तो कोई शादी करके विदेश में बसने की बात करता। अभी तक तो कोई पत्र ऐसा नहीं आया था जिस पर विचार किया जाता। एक दिन एक पत्र पर मेरी नज़र अटक गई। लिखा था, मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके। घर में सौतेली माता और सौतेले भाई बहन से दुखी मैं MSc B.Ed करने के बाद में सरकारी नौकरी के लिए प्रतीक्षारत हूँ। मैंने अर्पणा से कहा, यह लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। दोनों की एक ही टीचिंग लाइन में जॉब हो जाएगी, जोड़ी अच्छी जमेगी।
वह हंसकर बोली, अभी नौकरी की तलाश में है और उम्र भी मुझसे कम है। मैंने कहा, क्वालिफाइड तो है, नौकरी भी मिल जाएगी, और रही बात उम्र की तो 2-4 साल का अंतर कोई मायने नहीं रखता है। आजकल तो कमाऊ लड़कियां उम्र में बड़ी हों तो भी पुरुष विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा, अर्पणा को यदि यह पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी पत्र आ रहे हैं, कोई ना कोई ढंग का रिश्ता मिल ही जाएगा। 2-3 सप्ताह ऐसे ही गुजर गए। तभी एक दिन वह मेरे पास आकर के चुपचाप बैठ गई। बहुत परेशान थी, हाथ में एक अंतर्देशी पत्र पकड़े हुए थी। अखबार में जो विज्ञापन दिया था उसमें उसने मेरा पता दे रखा था। रिश्ते के संबंध में पत्र मेरे पास ही आते थे। फिर यह क्या था? विज्ञापन का जवाब तो नहीं हो सकता। मैंने पूछा, क्या बात है अर्पणा, बहुत परेशान लग रही हो, क्या घर से कोई पत्र आया है? माँ की तबीयत तो ठीक है? वह बोली, हाँ सब ठीक है, परंतु फिर भी मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है। बताओ ना, क्या बात है? मैं पत्र के विषय में कुछ पूछती, इससे पहले ही उसने वह पत्र मेरी ओर बढ़ा दिए। मैंने पत्र खोला और पढ़ने लगी। किसी लड़के ने पत्र लिखा था जिसका मजमून यह था कि वह अर्पणा को बहुत पसंद करने लगा है। यदि अर्पणा जानना चाहती है कि वह कौन है तो अगले सप्ताह में क्रमशः गुलाबी रंग की साड़ी, हरे चेक वाली साड़ी, क्रीम कलर के फूलों वाली साड़ी, पीला बेस और काले बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर आएगी तो वह समझेगा कि वह उससे मिलना चाहती है, तो वह सामने आकर के मिल लेगा। बाकी बातें मिलने पर होंगी। पत्र में ऊपर की तरफ अर्पणा का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी प्रिंट था। पूरा पत्र टाइप किया गया था। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा था। पत्र पढ़ करके मैं हैरान रह गई। यह कौन हो सकता है? अर्पणा, क्या तुम इसे जानती हो? नहीं तो पता नहीं कौन है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। अब तो मैं यह साड़ियाँ भूल कर भी नहीं पहनूंगी। यह फोटो उसके पास कैसे आया मुझे नहीं पता। कहीं अपने स्टाफ में तो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रहा हो? राइटिंग पहचान में ना आ जाए इसलिए टाइप किया है, मैंने शंका जताई। ऐसे लगता तो नहीं है दीदी, परंतु आप यहाँ पर पहले से काम कर रही हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो इस तरह की हरकत कर सके? यही तो मैं सोच रही हूँ अर्पणा। ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं लगता है अपने स्टाफ में। मैं तो वर्षों से सुष्मिता, अपने स्टाफ में तो वर्षा और सुष्मिता भी हैं जो अभी अविवाहित हैं। उनके साथ कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। यदि कुछ हुआ होता तो पता ही चलता। इस तरह की बातें कभी छिपती नहीं है, पता चल ही जाती हैं। सभी पुरुष अध्यापक शालीन और सुसंस्कृत हैं। किसी ने कभी असभ्य व्यवहार नहीं किया, इसलिए अपने स्टाफ में तो कोई नहीं हो सकता है। यह कोई बाहर का ही पुरुष है, कौन हो सकता है? उस एक पत्र ने अर्पणा के मन में हलचल मचा दी थी। अब हम दोनों ही उस पुरुष का पता लगाने की कोशिश में थी। कुछ दिन पहले सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी युवक का पत्र रिश्ते के लिए आया था। मैंने अर्पणा से उस पर विचार करने के लिए कहा। अर्पणा बोली, दीदी लगता है अब तो मुझे जैसा भी रिश्ता मिलता है उसी में संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में अकेले रहकर जीवन काटना तो जैसे दूभर हो ही रहा है। यदि आप उचित समझें तो आप ही पत्र लिख दें। इस समय वह उस अनजान पत्र को लेकर के बहुत दुखी थी जिसमें अर्पणा का फोटो भी प्रिंट था। मैंने भी अर्पणा की भावनाओं को समझते हुए स्वयं ही उस युवक को पत्र डाल दिया। एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तभी गेटमैन ने आकर के मुझे बताया कि आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने उसको कहा स्टाफ रूम में बैठा दो। मैंने उसको कहा स्टाफ रूम में बैठा दो, मैं अभी क्लास खत्म होने पर आती हूँ। पीरियड खत्म होते ही मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि सामने कुर्सी पर एक सुंदर सा युवक बैठा है। पास पहुंचकर मैंने कहा, जी कहिए, क्या चाहिए आपको? आपसे ही मिलना चाहता हूँ। आप ही सुगंधा है ना? जी हाँ, कहिए। उसने जेब से एक पत्र निकाल करके मुझे दिया। पहली ही नजर में वह मुझे अर्पणा के लिए उपयुक्त वर लगा। मैं उसे कैंटीन में ले गई। अर्पणा भी वहीं पर आ गई। अर्पणा, यह सुमित है और यह अर्पणा। मैंने एक दूसरे का परिचय कराया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं।
कैसे बात शुरू करें यह सोचते हुए कुछ देर सब चुप बैठे रहे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए सुमित से कहा, आप अविवाहित हैं, क्या तलाकशुदा से शादी करना पसंद करेंगे? आपके परिवार वाले विरोध तो नहीं करेंगे? वह बोला, यदि ऐसा विरोध होता तो मैं यहाँ आपसे मिलने ही नहीं आता। यदि रिश्तों के बीच में खटास पैदा होने लगे तो अलग हो जाना ही बेहतर है। अर्पणा ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तलाक को मैं एक हादसा मानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको अभी नौकरी तो मिली नहीं है, अपना गुजारा कैसे करते हैं? मेरा मतलब शादी जैसा कदम उठाने से पहले आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ भी जगह निकलती है मैं आवेदन करता हूँ। मेरी कई लोगों से जान पहचान भी है। नौकरी तो मुझे कभी भी मिल सकती है, तो फिर पहले नौकरी के लिए कोशिश कीजिए। पहले नौकरी फिर शादी, ऐसा ही होता है। शादी के बाद में परिवार बढ़ता है। आय का साधन जुटाए बिना आप परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? उसकी आप चिंता ना करें, नौकरी तो कभी भी की जा सकती है और फिर अर्पणा के वेतन में एक परिवार का खर्चा आराम से चल सकता है। मैंने चौंक कर उसकी बातों का अर्थ समझते हुए अर्पणा की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं चलती हूँ दीदी, आप इनसे पूरी तरह से बात कर लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मैं अर्पणा को जाते हुए देखती रही। फिर मैं उस युवक को देखने लगी जिसके लिए अर्पणा की नौकरी बहुत बड़ा लालच था और अपनी नौकरी करना बिल्कुल ही गैर गुजरी। मैंने कहा, इसका मतलब आप नौकरी ना करके पत्नी की नौकरी से ही संतुष्ट हैं, उसी के वेतन पर जीना चाहते हैं। पत्नी की देखभाल करना, उसे समाज में स्थान दिलाना और संतान का सुख देना भी पति का फर्ज है। मैं यह फर्ज पूरी तरह से निभाऊंगा। यह भी तो एक तरह की नौकरी है। वह बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहता जा रहा था। खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बेशर्म इंसान मैंने पहली बार देखा। अकेली औरत को सहारा देना क्या कम है? अकेली औरत को पुरुष का सहारा, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा कवच मिलना चाहिए और वही मैं अर्पणा को दूंगा। बदले में मेरा वह पालन पोषण करेगी। उसने निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो आप एक तरह का सौदा करना चाहते हैं। जीवन का दूसरा नाम ही सौदा ही है। लेना देना ही जिंदगी है। इससे आगे वह कुछ कहता, मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने उससे कहा, माफ कीजिए, मेरा ही दोष है जो आपको पत्र लिख बैठी। आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरा सुझाव आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर फिर भी आप मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। और हाँ, दहेज में मेरी कोई मांग नहीं है। ऐसा कहकर वह बेशर्मी से मुस्कुराया। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। जी, मैं तो आया कि अभी इसको 2 थप्पड़ लगा करके चलता करूं, परंतु कैंटीन में तमाशा ना हो जाए यह सोच करके मैं बर्दाश्त कर रही थी। मेरी ओर से बात बनती हुई ना देखकर वह वहां से चल दिया। मुझसे बात करके वह इतना तो समझ गया था कि अब अर्पणा से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि उससे पहले मिलने से पहले उसे मुझसे राजी करना होगा। वह वहां से चला तो गया, परंतु जाते जाते मेरे मन में एक प्रश्न छोड़ गया। क्या ऐसे में नकारा लोग होते हैं जो घर बैठ कर के पत्नी की कमाई पर जीवन यापन करना चाहते हैं? यह बात बिल्कुल सच है कि किसी भी महिला के लिए शादी तोड़कर तलाक लेना बहुत ही पीड़ादायक फैसला होता है। भले ही गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा दोनों को ही मिलती है। अर्पणा के मन में इस समय अंतर्द्वंद चल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने तलाक लेकर के सही किया अथवा नहीं। पति मानसिक रूप से बीमार थे तो इससे उनका कोई दोष नहीं था। सारा दोष उसके सास ससुर का था, जिन्होंने यह बात छुपाकर अपने बेटे की शादी उसके साथ करा दी। वह तो निभा ही रही थी, परंतु हद तो तब हो गई जब ससुर ने बेटे के पागलपन का नाजायज फायदा उठाना चाहा। असल में तो उसने तलाक इसलिए लिया था, वह ऐसे परिवार में सदा के लिए अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। घर वाले भी
इसके लिए आसानी से तैयार हो गए। उसने अपनी गृहस्थी को लेकर के कितने सुंदर सपने सजोए थे, परंतु 1 वर्ष में ही सपनों का सुंदर महल ढह गया। जिस महिला की गृहस्थी उजड़ती है वह इस दर्द को समझ सकती है। दोबारा नए सिरे से गृहस्थी जमाना कितना कठिन होता है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। तलाक लेने वाला पुरुष अगर चाहे तो आसानी से दूसरी शादी कर सकता है, किंतु तलाकशुदा महिला के लिए यह राह आसान नहीं होती है। जब किसी महिला का तलाक होता है तो वह इस कदर टूट जाती है कि दोबारा किसी भावनात्मक रिश्ते से जुड़ने की उम्मीद ही नहीं जुटा पाती है। वह आसानी से किसी पुरुष पर भरोसा नहीं कर पाती है। यही हाल अर्पणा का था। अखबार में इख्तियार देने पर रिश्ते तो कई आए, परंतु उसे कोई भी विश्वसनीय नहीं लगा। दीदी, आज बड़े भैया का पत्र आया है। अगले महीने वह 15 दिन की छुट्टियां लेकर के आ रहे हैं। कहाँ खो गई हैं दीदी आप? उसने कहा तो जैसे मैं नींद से जागी। मैंने देखा उसके चेहरे पे खुशी टपक रही थी। आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो अर्पणा। मैं बोली, हाँ दीदी, भैया जो आ रहे हैं। अब तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, वही आकर के सब कुछ संभाल लेंगे। वह एकदम मासूम बच्चे की तरह बेफिक्र सी बोली। अगले 2-3 दिन तक वह बहुत खुश थी। तभी एक दिन अचानक एक वृद्ध पुरुष कॉलेज में आकर के अर्पणा के बारे में पूछताछ करने लगे। गेटमैन ने आकर के प्रिंसिपल साहब को बताया तो उन्होंने उन वृद्ध को अपने ऑफिस में बुला लिया। प्रिंसिपल साहब की यह आदत बहुत अच्छी थी कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति स्टाफ के किसी कर्मचारी या शिक्षक से मिलने के लिए आता था तो वह उसे ऑफिस में ही बिठा लेते थे। चपरासी से पानी पिलाने को कहकर अर्पणा को ही उन्होंने बुलवा लिया। अर्पणा, यह आपसे मिलने आए हैं, वृद्ध पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रिंसिपल साहब ने कहा। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, अर्पणा बोली। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित थे। यह उनके हाव भाव से स्पष्ट हो रहा था। जानोगी कैसे? हम आपसे पहली बार ही मिल रहे हैं। मैं सुनील सेंगर, रिटायर्ड बैंक कैशियर हूँ, वह बोले। श्रीमान जी, आप अर्पणा से किस संबंध में मिलना चाहते हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। प्रिंसिपल साहब बीच में ही दोनों की बातचीत को रोकते हुए बोले। प्रिंसिपल साहब को अर्पणा के तलाक के बारे में पता था, इसलिए उन्हें लगा कि ससुराल पक्ष से कोई मिलने के लिए आया है। कुछ देर बाद अर्पणा को परखने की दृष्टि से देखते हुए वृद्ध ने कहा, दरअसल मैं अपने दामाद को लेकर के बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हुए हैं। बेटी और दामाद दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों का एक बेटा भी है। अचानक ही पिछले 2 महीने से दामाद के व्यवहार में बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह मेरी बेटी के प्रति अनमना सा रहने लगा। बेटी ने इसका कारण पूछा। दोनों के बीच कुछ नोक झोंक भी हुई। इसके बाद वह बेटी को मेरे पास छोड़ गया। बाद में बेटी ने बताया कि उसके वॉलेट से अर्पणा नाम की किसी लड़की का फोटो था। बहुत पूछने पर उसने पूरी बात बताई कि उसने अर्पणा को ऑफिस में एक मीटिंग में देखा था। तभी से वह उसको चाहने लगा है। उसकी यह चाहत एक तरफा थी। अब वह अर्पणा को पाने के लिए परेशान है। पूरी बात सुन करके अर्पणा एकदम से चौंक गई। अब उसकी समझ में आया कि वह पत्र डालने वाला अनजान व्यक्ति यह था। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बोली, इस विषय में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे उसने पत्र डाला था, परंतु मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं स्वयं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके दामाद और बेटी के बीच में कभी नहीं आऊँगी। अर्पणा, तुमसे मिलकर और बातें करके मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगी। तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ट्रांसफर यहाँ से किसी दूसरे शहर में करा लो। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो शायद वह तुम्हें भूल जाएगा। बस यही एक उपाय है। आशा भरी नजरों से देखते हुए वृद्ध बोले। अभी तक प्रिंसिपल साहब मुंह बंद करके दोनों की बातों को सुन रहे थे। पूरी बात समझ में आने पर वह बोले, महोदय आप निश्चिंत रहें। अर्पणा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह उन लड़कियों में से नहीं है दूसरों के बसे बसाए घर को उजाड़े। यह तो खुद ही वक्त की मारी हुई है। आज से 4 वर्ष पहले इसका तलाक हो गया है। जो इस पीड़ा से गुजर चुका है वह दूसरे के साथ ऐसा क्या करेगा?
प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर वृद्ध काफी अस्वस्थ नजर आए। बेटी, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कराने में पूरी सहायता करूंगा। कुछ पॉलिटिकल लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान भी है, उनसे कह करके तुम्हारा ट्रांसफर मनचाही जगह पर करवा दूंगा। मैं 1 सप्ताह बाद फिर से तुमसे मिलूंगा, कह करके वह चले गए। सुनील सेंगर अपनी पुत्री की गृहस्थी को बचाने के लिए अर्पणा के बारे में पता करके उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच गए थे। अर्पणा से मिलकर उससे बात करके वह काफी संतुष्ट थे। उनके आने से अर्पणा की समस्या भी सुलझ गई थी। वह अभी तक अनजान पत्र को लेकर के बहुत परेशान हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति कौन है जिसने उसे पत्र भेजा है। अब उसके सामने पूरी स्थिति साफ हो चुकी थी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। उस व्यक्ति का पता चल चुका है जिसने मुझे पत्र भेजा था। उसके ससुर खुद मुझसे मिलने आए थे और वह मेरी मदद करना चाहते हैं। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उससे पीछा छूट जाएगा। तुम्हारे बड़े भैया भी आ रहे हैं। अब तुम्हारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, मैंने मुस्कुराते हुए अर्पणा से कहा। अर्पणा ने 1 सप्ताह की छुट्टियों को स्वीकृति के लिए पहले से ही अप्लाई कर दिया था। बड़े भैया के आने पर वह भी अपने घर चली गई थी। उसने माँ को सुनील सेंगर के दामाद के विषय में बता दिया था। माँ के द्वारा जब यह घटना बड़े भैया को पता चली तो उन्होंने अर्पणा से कहा, अर्पणा, उस व्यक्ति के विषय में मुझे बताओ कि उसने तुमको कहाँ पर और कब देखा था। कौन है वह? कितने दिन हो गए इस बात को? मुझे वह पत्र दिखाओ। कल ही मैं पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। उनकी बात सुनकर के माँ बोली, बेटा, उस लड़के के ससुर अपने दामाद की इस हरकत से बहुत परेशान हैं। वह उनकी लड़की को भी तंग कर रहा है। उन्होंने अर्पणा को यकीन दिलाया कि वह इस संबंध में अर्पणा की मदद करेंगे। वह चाहते हैं कि अर्पणा को वहां से ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाए। उनकी बातों से मुझे वह भले आदमी लग रहे हैं। पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने से उनकी बदनामी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी बात मानकर अर्पणा का ट्रांसफर यहीं पर करा लो। माँ की बात सुनकर अर्पणा को भी लगा कि वह सही कह रही हैं। उसका ट्रांसफर इसी शहर में हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अर्पणा ने प्रिंसिपल साहब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया था। ट्रांसफर इतना आसान नहीं था क्योंकि जिले में केवल एक ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज था जिसमें प्रवक्ता जीव विज्ञान की केवल 1 पोस्ट थी। ट्रांसफर होने पर अर्पणा यहाँ से चली जाएंगी, यह सोचकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु उसका घर उसे मिल जाएगा। वहाँ पर माँ और भाई के साथ वह सुख शांति से रह सकेगी। कल्पना मात्र से मन में एक तरह से खुशी भी थी। अर्पणा की एक समस्या तो सुलझ गई थी। अब मैं मन ही मन ईश्वर से यह प्रार्थना कर रही थी कि उसका घर भी जल्दी बस जाए। बड़े भैया भी यही चाहते थे कि जब आए हैं तो अच्छा रिश्ता मिल जाने पर बहन का पुनर्विवाह करके जाएं। माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा था। पता नहीं कब तक उनका शरीर साथ दे। उनके बाद तो अर्पणा एकदम से अकेली पड़ जाएगी। दीदी, कल भैया माँ को लेकर यहाँ आ रहे हैं। वह सुनील जी से मिलना चाहते हैं। इसी बहाने माँ भी आपसे मिल लेंगी। मैं जब भी आपकी बातें करती हूँ वह कहती हैं कि मुझे भी सुगंधा से मिलना है। कॉलेज की छुट्टी के बाद अर्पणा ने आकर के मुझसे कहा, अरे यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी उनके दर्शन हो जाएंगे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। अर्पणा शाम के समय बड़े भैया और माँ को लेकर के मेरे घर आ गई। काफी देर तक आपस में बातचीत होती रही। मैंने अनुभव किया कि वह दोनों ही अर्पणा को लेकर काफी चिंतित हैं। मुझसे और मेरे परिवार से मिलकर के दोनों ही संतुष्ट नजर आए। उन्हें खुशी थी कि इस अनजान शहर में वक्त जरूरत पर अर्पणा का मेरा सहारा था। 2 दिन बाद सुनील जी भी अर्पणा से मिलने आ गए। अर्पणा ने बड़े भैया से उन्हें मिलवाया। दोनों में बातचीत हुई। यहाँ के सांसद जी से मेरी अच्छी जान पहचान है। घर परिवार जैसा ही रिश्ता है। आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। वह ट्रांसफर के लिए हमारी मदद कर देंगे, सुनील जी ने कहा। बड़े भैया ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों सांसद जी से मिलने पहुँच गए। सांसद जी ने पूरी बात जानकर सांत्वना जताते हुए आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही यह ट्रांसफर करा देंगे। उनसे मिलकर बड़े भैया को भी पूरी उम्मीद थी कि यह मुलाकात सकारात्मक हुई है, अतः नतीजा भी अच्छा ही रहेगा। दूसरे ही दिन सुनील जी के
घर पर आया देखकर बड़े भैया को आश्चर्य हुआ। वह कुछ कहते उससे पहले ही सुनील जी ने कहा, आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं आपसे मिलने इतनी जल्दी आ गया। बात ही कुछ ऐसी है, आज तो मिठाई खाकर ही जाऊंगा। हमारी बिटिया के भाग्य खुल गए हैं। क्या ट्रांसफर हो गया? एकदम से भैया बोले, अब ट्रांसफर तो चुटकियों में हो जाएगा, उससे भी बड़ी बात हुई है। आप तो वहां से चले आए थे, सांसद जी ने मुझे रोक लिया था और उन्होंने अपने पुत्र, बड़े सुपुत्र के लिए आपकी बहन को पसंद किया है। क्या? बड़े भैया आश्चर्य और खुशी से बोले, उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। उन्हें लगा कि ईश्वर ने उनकी मुराद पूरी कर दी। क्या करता वह? क्या नाम है? क्या उम्र है? क्या उन्हें अर्पणा के तलाक के विषय में पता है? एक ही सांस में उन्हें पूछा। बड़े भैया ने सांसद जी के बेटे के विषय में पूछा तो अभी बैठकर तसल्ली से सभी कुछ बताता हूँ, सुनील जी ने बैठते हुए कहा। मनोज सांसद जी का बड़ा बेटा है, उम्र लगभग 35 वर्ष की है, बीए करके एलएलबी की है। उसने पिता के कारोबार में हाथ बटाता है। कुछ शराब के ठेके हैं और एक फार्म हाउस और 2 रेस्टोरेंट हैं। 4 वर्ष पहले सांसद जी ने अपने बेटे का रिश्ता बड़े उत्साह से एक समृद्ध और गणमान्य परिवार से जोड़ा था। कन्या भी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी थी। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा, परंतु बाद में दोनों में ही मनमुटाव रहने लगा। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, दोनों में आए दिन तकरार हो जाती। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। परिवार के बड़े लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु आजकल के बच्चे कहाँ समझते हैं। नौबत तलाक तक आ गई थी। अभी 6 महीने पहले दोनों का तलाक हुआ है। आपकी बहन भी तलाकशुदा है। यह जानकर सांसद जी ने खुद ही मुझे भेजा कि अगर बात बन जाती है तो दोनों की शादी कर देंगे। बड़े भैया सारी बातें सुनते रहे, फिर बोले, सांसद जी की हैसियत के हिसाब से हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। उन्होंने क्या सोच करके अर्पणा का रिश्ता मांगा है? उन्होंने आपकी हैसियत नहीं, बिटिया को देख करके पसंद किया है। उन्हें ऐसी ही नेक और सरल स्वभाव वाली बहू चाहिए। पहले वाली बहू तो चाल चलन में ठीक नहीं थी। पैसा तो उनके पास बहुत है, उन्हें पैसे वाली नहीं, सुशील लड़की चाहिए और आपकी बहन में यह सब गुण हैं। मैं एक बार अर्पणा से बात कर लेता हूँ, फिर जैसा होगा मैं आपको जवाब दूंगा, भैया बोले। इसमें सोचना विचारना कैसा, ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा। आप आंख बंद करके अपनी तलाकशुदा बहन का विवाह उससे कर दें। सांसद जी की बहुत ऊपर तक पहुंच है, वह जल्द ही अपने शहर में ही अर्पणा का ट्रांसफर भी करा लेंगे। यदि वह नौकरी ना करना चाहे तब भी कोई बात नहीं है। यह शादी हो जाए तो अर्पणा का पूरा जीवन सुख से बीतेगा। निश्चल स्वभाव वाले बड़े भैया ने मन ही मन सोचा कि कह तो ठीक ही रहे हैं, फिर भी परिवार के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ही लेनी चाहिए। अर्पणा से पूछा तो वह बोली, भैया आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप जैसा करेंगे वह मेरे लिए सही ही होगा। बड़े भैया की छुट्टियां समाप्त हो रही थी, इसलिए वह जल्दी में ही रिश्ता तय करके यूएस से वापस चले गए थे। 3 महीने बाद विवाह का शुभ मुहूर्त था, इसलिए भैया ने सोचा कि वह तभी छुट्टियां लेकर सपरिवार आएंगे और अर्पणा का पुनर्विवाह करके चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही पता चला कि सांसद जी का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है और शराब का भी आदी है। उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, परंतु वह अक्सर ही रात में देर से आता था, दिन में भी दोस्तों के साथ घूमता था फिरता था। एक सभ्य परिवार की लड़की कैसे इसे बर्दाश्त करती। इसी कारण उसका पहली पत्नी से तलाक हुआ था। अर्पणा का जब यह बात पता लगी तो उसने बड़े भैया को बताया। बड़े भैया ने रिश्ते के लिए तुरंत मना कर दिया। इस घटना से अर्पणा का मन बहुत आहत हुआ। अच्छा हुआ विवाह से पहले ही सब कुछ पता चल गया। अर्पणा एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने से बच गई। एक दिन सहसा अर्पणा के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। दीदी, मुझे लगता है मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। यह उसी का फल है जो पग पग पर मुझे ठोकरें मिल रही हैं। किसी के हाथ से अपना हाथ झटक कर छुड़ाया था, तभी तो अब बार बार लुहलुहान हो जाती हूँ। कोई था जिसे मेरी बहुत जरूरत थी, जो हर तरफ से डर करके बच्चे की तरह मेरी गोदी में छिपना चाहता था। बहुत चाहता था मुझे। एक बालपन की अवहेलना की थी मैंने, शायद उसी का फल भोग रही हूँ। दीदी, भाग्य पर विश्वास है ना तुम्हें? पहले मैं यह सब नहीं मानती थी, परंतु अब मुझे भी होने लगा है कि मुझे लगता है सब अपना अपना भाग्य लेकर के पैदा होते हैं। संसार में सबका अपना अपना हिस्सा होता है। मेरे हिस्से का मुझे मिला तो
मुझे उसे ठुकराना नहीं चाहिए था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मैंने अर्पणा से कहा। अब कैसे समझाऊं आपको, कहकर तनिक मुस्कुरा दी अर्पणा। दीदी, कस्तूरी की सुगंध मृग को बावला कर देती है और वह उस सुगंध की तलाश में इधर उधर भटकती है, परंतु वास्तव में कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है। उसी तरह से जिस सुख की तलाश में इंसान इधर उधर भटकता है, वास्तव में वह सुख उसके हृदय में ही बसता है। अर्पणा के मुख से यह सब सुन करके मैं अचंभित थी। इतनी कम उम्र में इसको इतना कटु अनुभव हो गया था। सही बात है, ठोकर खाकर ही मनुष्य कच्ची उम्र में ही पक जाता है। 2-3 दिन बाद अर्पणा छुट्टी पर चली गई। 1 सप्ताह बाद लौटी तो वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की आभा बढ़ा रहे मांग में भरे चुटकी भर सिंदूर पर मेरी नजर पड़ी। जैसे ही उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मेरी नजरों का अभिप्राय समझ नीचे गर्दन कर वह शालीनता से मुस्कुरा दी। मैंने दूसरी शादी कर ली है दीदी। क्या? किससे? कौन है वह? अचानक ही फैसला कर लिया? पहले तो तुमने कभी बताया नहीं। ढेर सारे प्रश्न एक साथ मेरे मुंह से निकले। दीदी, वह वही इंसान है जिसने मुझे बहुत प्यार किया था, जो मुझे पाकर के आत्मविश्वास से भर जाता था, खुद असहाय होते हुए भी जिसने एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी मेरे चारों तरफ। दीदी, बचपन से मेरे पास एक गुड़िया थी, मुझे बहुत प्रिय थी। कीमती वस्तु की तरह ही मैं उसे बहुत संभाल कर रखती थी। ठीक उसी तरह मैं भी एक कीमती खिलौना थी उसके लिए, जिसकी सुरक्षा करना उसका जुनून था। उसे भोले इंसान के लिए मेरे मन की अछूती भावनाएं समर्पित हुई थी। वह बालक की तरह मेरी गोदी में सिमट जाता और कभी बलिष्ठ पुरुष के समान मुझे ऐसा बांध लेता कि मैं हार जाती। वह मेरा पूर्व पति है दीदी। मैं हिम्मत करके उससे मिलने गई थी। पिता की मृत्यु के बाद वह उसकी माँ अकेले रह गए थे। यह सुन मैं अवाक सी अर्पणा को देखने लगी। मुझे देखकर वह भावुक होकर के बच्चे की तरह रोने लगा। दीदी, 5 वर्ष के अंतराल के उपरांत भी उसका प्यार मेरे प्रति तनिक भी कम नहीं हुआ था। तलाक के कानूनी दांव-पेच उसके मासूम मन को कभी समझ में नहीं आए और ना ही उसे यह समझ में आया कि मुझे छूना अब उसके अधिकार में नहीं आता। उसे तो बस इतना ही याद आया कि अब उसे अपना खोया हुआ कीमती खिलौना वापस मिल गया है, जिस पर सिवा उसके किसी का अधिकार नहीं है। दीदी, मेरी ओर बढ़े हुए उसके हाथों का अपमान मैं कर नहीं पाई। उससे मिलकर ऐसा लगा कि अब मुझे कोई चिंता ही नहीं रही। 5 वर्षों का संघर्ष जैसे पीछे छूट गया। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर मिल गया था। दीदी, आपको याद है मेरी नौकरी के लालच में एक युवक मुझसे शादी करने आया था। कैसी कैसी बेतुकी बातें कर रहा था। आपने उस सिरफिरे का तीखा जवाब दे करके लौटा दिया था। आपका उस दिन का प्रयास अनजाने ही मुझे एक दिशा दे गया था। अगर मैं अपने पूर्व पति को ही पुनः वर्ण कर उसका सहारा बन जाऊं, जो मुझे इतना चाहता था, तो क्या बुरा है। ईश्वर ने उसे मेरे लिए ही बनाकर भेजा है। एक दिन मैंने कहा था ना कि इस संसार में सबका अपना हिस्सा होता है, तो मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ दूं। लेकिन वह तो दिमागी तौर पर अस्वस्थ था ना, और यही वजह थी कि तुम्हारा उससे तलाक हो गया था। यह सच नहीं है दीदी, मेरा तलाक उसका मानसिक रोग नहीं था, अपितु मैंने उसके पिता की हरकतों से तंग आकर के उस मासूम से तलाक लिया था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब उस घर में मुझे कोई डर नहीं है। वह भले ही अस्वस्थ है तो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, स्वार्थ से परे है। मेरे सिवा किसी को छीनना भी अपराध समझता है। अगर मुझे किसी की जरूरत ही बनकर जीना है, तो क्यों ना ऐसे एक निरीह प्राणी की जरूरत बन जाऊं, जिसे मेरी इस समय बहुत जरूरत है, जो किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क के स्वामी से ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा ईमानदार है। मुझ पर भरोसा करके उसकी माँ ने उसको मुझे सौंप दिया। मुझे लगता है कि अब मैं उनका सहारा हूँ। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। मैं उसका इलाज अब अपने तरीके से कराऊंगी। मुझे विश्वास है वह अच्छा हो जाएगा। अर्पणा के मुंह से यह सुनकर के मेरी आंखें भर आई।
कितना मुश्किल है ना किसी मनुष्य के मन को समझ पाना। मन ही मन ईश्वर से यही मांगा मैंने कि अर्पणा का विश्वास कभी ना टूटे, इसकी तपस्या सफल हो और इसका घर बस जाए। अर्पणा आत्मविश्वास से भर कर बोली, दीदी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। दीदी, संघर्षों से सबका वास्ता पड़ता है, कई बार थक हार करके मैं भी बिखर जाती थी, बीच में ही रुक जाने का मन करता था, परंतु अब मैंने संघर्षों में भी जीना सीख लिया है। कहते हैं जीवन में हारा वही जो लड़ा नहीं, मुझ में लड़ने की ताकत है, मैं हर परिस्थितियों में लड़ूंगी। मैं बोली, अर्पणा बड़े भैया से भी इस विषय में बात कर लेना, उनकी राय लेना भी जरूरी है। दीदी, मैं अपने बड़े भैया को जानती हूँ, वह मेरे फैसले पर कभी मना नहीं करेंगे, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर भी मैंने उनसे बात कर ली है, वह भी इस फैसले से खुश हैं। वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ दीदी, जीवन में प्यार एक बार होता है, दूसरी बार सिर्फ समझौता। जो मेरा पहला प्यार है उसी के साथ मैंने अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला किया है, मुझे समझौते का प्यार मंजूर नहीं है। मैं आश्चर्यचकित सी अर्पणा की ओर देख रही थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी और अर्पणा का निर्णय आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।